नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जो इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय जो बुक था, बिहार एक परिचय, ये जो सीरीज चला रहे थे उसमें देखे थे सबसे पहले ये इम्तियाज़ अहमद का बुक है। ये सीरीज में सबसे पहले देखे थे, इससे पिछले वाले वीडियो में ऐतिहासिक संपदा के देखे थे। आज इसमें देखेंगे इससे आगे की अध्याय। ऐतिहासिक संपदा में अध्याय नंबर 1 देख लिए थे, आज देखेंगे दूसरा इसका पार्ट, अध्याय नंबर 2। ऐतिहासिक संपदा में देख चुके थे, आज देखेंगे प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार। इसमें देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसमें वीडियो में। पूर्व ऐतिहासिक बिहार में कहता है, बिहार के दक्षिणी भाग में जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व के काल है, अनुमान लगाया गया है 1 लाख ईसा पूर्व में है। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिला है। कुल्हाड़ियाँ के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े, ऐसे अवशेष सिंध भूमि, रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, मुंगेर, नालंदा जिलों में उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। क्या कहता है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग में 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष सिंध भूमि, रांची, धनबाद, संथाल, परगना और मुंगेर से उपलब्ध हुए हैं। इन्हीं स्थानों से परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, क्या कहता है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़े से बने हैं। मध्य प्रस्तर युग 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व है के अवशेष सिंध भूमि, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल, परगना जिलों से प्राप्त हुई है। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान है जिनमें तेज धार और नोक है। नव प्रस्तर युग के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद यानी सारण जिला और चेचर यानी वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल समानता था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इसमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं, जैसे ताम्र प्रस्तर युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब के हड़प्पा संस्कृति के विकास हुआ। बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के अवशेष चिरांद यानी सारण जिला, चेचर वैशाली जिला, सोनपुर गया जिला, मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से तत्कालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी मिली है, प्राप्त हुई। इतिहास की विस्तृत जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, मगर आदिमानव के जीवन के साक्ष्य और उनमें आने वाले क्रमिक परिवर्तनों के संकेत अवश्य मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहयोग सिद्ध हुए हैं। अब ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है। इसमें कहता है, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। इसमें लौह प्रौद्योगिकी देन निर्माण निर्णायक थी। लोहे की कुल्हाड़ियां से जंगलों की कटाई आसानी हो गई और गंगे घाटी की घने जंगलों वाले क्षेत्र में आर्यों का बसना सुगम हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगे घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को
जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिली है। बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। कब था? यह 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्य का अभ्युदय हुआ। बुद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इसमें 3 महाजनपद जैसे अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। 16 में 3 बिहार के थे। इन पर विस्तृत जानकारी अंगोर तत्व निकाय से मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। अंग का राज्य, इसकी राजधानी चंपा था, वर्तमान में भी चंपानगर के नाम से जाना जाता है, भागलपुर के समीप थे। मगध जो था, मगध के अधीन वर्तमान में पटना, नालंदा, गया जिलों के क्षेत्र थे। पटना, नालंदा, गया, ये पूरा मगध था। इसकी राजधानी गिरिराज अथवा राजगिर, वर्तमान में राजगीर के में स्थित है। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उसका अधिकार हो गया था। अब इसके बाद देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्या है। इसमें बिहार का मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में आई। गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में आया। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने दंत युद्ध में पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुई महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथि कर्म का निर्धारण कठिन है, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगे। इसमें 2 शासकों की देन निर्णायक थी। पहला बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये दोनों आगे है। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया था और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। इसका था 544 से 492 ईसा पूर्व। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग कूटनीतिज्ञ भी थे। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने व्यवहारिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्य के साथ संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हुई। उसकी दूसरी पत्नी चेलना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। अंग की राजधानी चंपा में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद प्रद्योत महासेन के साथ हुआ, जो अनिर्णायक रहा। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली
और प्रधत्व के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को वज्जी उज्जैन भेजा। एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का कूटनीति संपर्क गंधार के शासक से भी रहा। इस प्रकार बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बुद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया, परंतु जैन स्रोतों में इससे सहमत नहीं है। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध था कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य कर दिया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जी गणराज के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जहां से वैशाली पर अभियान की सुविधा हो। यहाँ क्षेत्र पाटलिग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भागवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार का सहायक से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती का राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना प्रस्तुत हुई। अजातशत्रु ने राजगिरी की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराए। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी कारणवश अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध का विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगध की स्थिति समकालीन राज्य में सर्वोपरि होने लगी थी। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र यानी उदयन था, जो कि 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक साम्राज्य के क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियां संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्लभ और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक था। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय थी। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। पुराणों के अनुसार प्रद्योत
प्रधौत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में मिला लिया शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बुद्ध संगीति हुआ, लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा। तत्पश्चात पद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया 344 ईसा पूर्व में। महापद्मनंद को निम्न मूल्य का कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्य के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। उसने एकारट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। उसका अंतिम वंशज था धनानंद, जिसके शासन काल में सिकंदर का भारत में अभियान हुआ। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रहा। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में आलोकप्रिय। सिकंदर की वापसी के बाद व्यापक राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का सत्ता स्थापित हो गया। आगे मगध राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थे। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथमूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य गंगीय घाटी के केंद्र में स्थित था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वरक और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तृत के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था और इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियों राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घेरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घेरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं था। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महाकांक्षी शासक सत्ता में रहे, जिन्होंने अपना आत्म उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया।